चलो अभी रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दी है। एक काम करते हैं, जल्दी से भाई फोल्डर ओपन कर लेते हैं, डेस्कटॉप। चलिए जी भाई, क्लास नंबर 39 और app.js। अच्छा भाई, क्लास जावास्क्रिप्ट आप सबको पता है भाई जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो सबको पता है ना भाई। जावास्क्रिप्ट सिंपल हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, हमारे पास वो लैंग्वेज जो हमारे ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। ऐसा ही है, जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट हमारे पास? क्लाइंट साइड लैंग्वेज है अभी के लिए। अभी के लिए इसलिए भाई कि आगे जाके ये डेफिनेशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। क्लाइंट साइड लैंग्वेज का मतलब ये होता है भाई कि हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है, जैसे वेब एप्लीकेशन की बात करें, हम लोग इस पूरे कोर्स में क्या पढ़ेंगे भाई, वेब एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो वेब एप्लीकेशन का अगर फ्लो समझे ना, वेब एप्लीकेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक क्लाइंट साइड होती है और एक सर्वर साइड होती है। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहाँ पर यूज़ होती है, हमारे पास क्लाइंट साइड पर यूज़ होती है, लेकिन हमारे पास आगे जाके ये सर्वर साइड पर भी यूज़ होगी यूजिंग नोड.जेएस। सही नहीं क्लास, अभी हम उसकी बहस में नहीं जा रहे। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सेकंड, जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट हमारे पास ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं भाई, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए। स्मॉल ए अलग होता है और कैपिटल ए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अलग होता है। मतलब छोटा एप्पल और बड़ा एप्पल हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इक्वल नहीं होता। क्यों? जावास्क्रिप्ट क्या होती है, हमारे पास केस सेंसिटिव होती है। बात समझ में आई? जावास्क्रिप्ट हमारे पास लूजली टाइप लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, लूजली टाइप। अच्छा भाई, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग इसके पॉइंट्स अपने पास लिख लेना सारे। लूजली टाइप का मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम कोई डेटा क्रिएट करते हैं, मतलब वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो हमें टाइप डिफाइन करने की नीड नहीं होती। हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जावास्क्रिप्ट खुद ही ऑब्जर्व करता है कि भाई ये नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, अनडिफाइंड है, नल है। वो खुद चेक करेगा और क्या करेगा, उसको टाइप असाइन कर देगा। बात समझ में आई क्लास या नहीं आई? तो भाई ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या है भाई, कुछ पॉइंट्स है। जावास्क्रिप्ट सेकंड भाई मोस्टली यूज होने वाली लैंग्वेज है दुनिया के अंदर। पहले पे पाइथन आती है, दूसरे पे कौन सी आती है भाई, जावास्क्रिप्ट आती है। हर दूसरी एप्लीकेशन भाई यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब चाहे वो वेब हो, मोबाइल हो, एआई की एप्लीकेशन हो, आपके पास चैटबॉट्स हो, कोई भी एप्लीकेशन हो। इस वक्त करेंटली मार्केट में जितनी भी एप्लीकेशन हैं भाई जो डेवलप होती हैं, हर एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट की मदद से डेवलप हो सकती है। जावास्क्रिप्ट कोई ना कोई फ्रेमवर्क, कोई ना कोई लाइब्रेरी मार्केट में मौजूद है, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आप लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हुए आए हो भाई बचपन से। मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग यूज़ करते हैं, वेब एप्लीकेशन आप लोग यूज़ करते हैं। आजकल हमारे पास ब्लॉकचेन का आप लोगों ने नाम सुना होगा बहुत, ब्लॉकचेन एप्लीकेशन जो बनती है आपके पास। आजकल जो दौर चल रहा है भाई एआई एमएल का, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग एआई एमएल की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। चैटबॉट्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो मशीन होती है, आप उससे कम्युनिकेशन करते हो, वो आपसे बात कर रहा होता है। चैटबॉट्स क्रिएट हो सकते हैं भाई जावास्क्रिप्ट की मदद से। आईओटी एप्लीकेशन होती है हमारे पास। तो हमारे पास इस वक्त करंटली जितनी भी डेवलपमेंट होती है, जावास्क्रिप्ट हर चीज़ के ऊपर काम करती है। सही है ना क्लास? तो भाई जावास्क्रिप्ट छाएगी। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या है भाई? जावास्क्रिप्ट अगर मैं बोलूँ जावास्क्रिप्ट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो भाई कोई गलत बात नहीं है, हम जावास्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन में जावास्क्रिप्ट क्या आती है भाई, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आती है। क्योंकि हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं होती। सही है ना क्लास? अच्छा जी, अब जावास्क्रिप्ट पर चलने का बिहेवियर क्या है? मतलब अगर मिसाल के तौर पे भाई लेट सपोज मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर 3 कंसोल लगा दूं, 1, 2 और 3, और अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि अगर मैं इस फाइल को चलाऊं तो मेरे पास आउटपुट किस सीक्वेंस में आएगा, तो आप क्या बोलोगे मुझे? सर 1 2 3। क्यों भाई? सर ये लाइन बाय लाइन और टॉप टू बॉटम रीड हुई है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं क्लास? इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर तो चलो भाई नाम है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? कंपाइल हो रही है। क्या हो रहा है? कंपाइल, ट्रांसलेटर, एग्जीक्यूशन। जब भी हमारी जावास्क्रिप्ट कंपाइल होती है, जब भी हमारी जावास्क्रिप्ट होती है क्लास
कंपाइल होती है। तो भाई जावास्क्रिप्ट जो ट्रांसलेटर यूज करता है अपने आप को कंपाइल करने के लिए, उसका नाम क्या हमारे पास? इंटरप्रेटर। ज्यादा सबको भूल गए, आसान करते हैं भाई। क्लास जब भी हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है भाई, तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा सिस्टम नहीं समझता। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम क्या समझता है भाई? 0 और 1 बाइनरी समझता है। क्या ये मैंने 0 और 1 लिखा है? नहीं सर, ये तो आपने एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी है, मतलब ये ह्यूमन फ्रेंडली है। आपने इसके अंदर भाई इसको एक इनपुट दिया कि भाई console.log 1 2 3, अब ये आपको इसका आउटपुट देगा। लेकिन ये जो डब्बा है, ये जो मशीन है, ये आउटपुट कैसे देगा? पहले इस कोड को समझेगा। तो समझने के लिए भाई इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, मतलब ये ट्रांसलेट होगी या ट्रांसलेट नहीं होगी। ये सबसे पहले तो भाई ये ट्रांसलेट होगा। तो जावास्क्रिप्ट जो ट्रांसलेट होता है वो कौन से किस ट्रांसलेशन में होता है? ये इंटरप्रेटर के अंदर होता है। मतलब ये जो ट्रांसलेटर यूज करता है बिहाइंड द सीन, उसका नाम होता है हमारे पास इंटरप्रेटर। हमारे पास 3 बड़े मशहूर ट्रांसलेटर हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। कंपाइलर कहाँ यूज होता है भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मोस्टली। कंपाइलर का बिहेवियर क्या होता है? पूरा कोड एक साथ रीड करता है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे 3 लाइनें हो या 3000 लाइनें हो, कंपाइलर पहले पूरा कोड रीड करेगा और फिर आपको आउटपुट देगा। सही है भाई? फायदा क्या है? तेज है। पहले पूरा कोड रीड करता है, उसके बाद आउटपुट जनरेट करता है। नुकसान क्या है? एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो आपको उस पॉइंट पे लेके नहीं जाता जहां पे एरर होता है। वो बता देगा अच्छा भाई एरर आया देख लो, भाई कहाँ एरर आया बता तो दो। अच्छा भाई, लेकिन अब हमारे पास काफ़ी स्मार्ट डेवलपमेंट होती है। अब हमारे पास बहुत स्मार्ट कंपाइलर्स मौजूद है भाई, जो हमें एग्जैक्ट लाइन नंबर बताते हैं। सही है भाई कि इस लाइन नंबर पे तुमने ये गलती करी है। अगर थोड़ा पहले के दौर पे चले जाओ भाई, आज से 5-6 साल पहले, तो बहुत मुश्किल था भाई एरर फाइंड करना कंपाइलर के अंदर। अच्छा भाई, जावास्क्रिप्ट क्या है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? लाइन कोड लाइन बाय लाइन रीड होगा। मतलब आपके पास 3 लाइनें हो या 3000 लाइनें हो, एक लाइन रीड होगी और उसका आउटपुट जनरेट होगा, फिर सेकंड लाइन रीड होगी, फिर उसका आउटपुट जनरेट होगा, फिर तीसरी लाइन रीड होगी, फिर उसका आउटपुट जनरेट होगा। तो इस तरह हमारे पास इंटरप्रेटर जावास्क्रिप्ट यूज करता है और लाइन बाय लाइन कोड और टॉप टू बॉटम क्या होता है भाई? रीड होता है। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें कोई सवाल, कोई मसला? तो भाई हमने क्या डिस्कस करा, जब भी हमारी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जब हमारी मशीन उसको समझती है तो वो ट्रांसलेट होती है। और हमारे पास 3 किस्म के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। जावास्क्रिप्ट कौन सा यूज करता है भाई? इंटरप्रेटर यूज करता है। इंटरप्रेटर का बिहेवियर क्या होता है? टॉप टू बॉटम और लाइन बाय लाइन। क्लास क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई? आगे बढ़े तो चलें जी क्लास। तो सबसे पहले भाई अगर मैं यहाँ पे देखूँ अलर्ट, तो अलर्ट हमारे पास क्या है? जावास्क्रिप्ट का एक प्री डिफाइंड मेथड है। अलर्ट जावास्क्रिप्ट का क्या? एक प्री डिफाइंड मेथड है। और इसका काम क्या है भाई? अलर्ट का काम सिंपल ये होता है कि ये हमारे ब्राउजर के ऊपर एक पॉपअप जनरेट करता है, और इस पॉपअप के अंदर जो वैल्यू आ रही है हेलो वर्ल्ड, ये कहां से आ रही है? ये हमने अलर्ट के अंदर क्या पास करा है? आर्ग्यूमेंट पास करा है। भाई ये टर्म्स बोलना सीखो। अब क्या पास करा हम लोगों ने? ये आर्ग्यूमेंट पास करा है। याद है फंक्शंस पढ़े थे हम लोगों ने? याद आ गया? फू या भूल गए? मेमोरी लॉस, पैसा बर्बाद, ऐसा तो नहीं है भाई? याद है ना सब कुछ? फू याद था, ब्रैकेट याद थे, उसको वैल्यू पास करते थे। क्या कहते थे उस वैल्यू को? आर्ग्यूमेंट। क्या कहते थे उसको? आर्ग्यूमेंट कहते थे। पैरामीटर तो मेरे भाई जब आता है जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो ये हेलो वर्ल्ड क्या हमारे पास? आर्ग्यूमेंट। तो अलर्ट हमारे पास एक मेथड है और हमने उसको एक आर्ग्यूमेंट पास करा है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है? स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग क्या है भाई? डेटा टाइप। याद आया कुछ या भूल गए? ये तो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाना ना मुझे भाई। जब भी क्लास हमारे पास हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, वैल्यू का मतलब होता है डेटा। वैल्यू का मतलब क्या होता है क्लास? डेटा। तो भाई हमारे पास हमारे प्रोग्राम के अंदर हमेशा डेटा की कोई ना कोई टाइप लाजमी होगी। सही है भाई? बात समझ आई?
मैंने अभी जावास्क्रिप्ट की बात नहीं करी, मैंने अभी ओवरऑल एक प्रोग्राम की बात करी है। सही है क्लास? तो भाई जब भी हम लोग क्लास अपने प्रोग्राम के अंदर कोई डेटा या कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, सेव करवाते हैं, तो हमें उसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है कि जानी ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जिसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर तीनों आते हैं। कोई नंबर है, नंबर लिख देंगे, बताना पड़ता है ना। कोई बूलियन है, ट्रू फॉल्स, बूलियन वैल्यू है ही नहीं, नल। सही है भाई? या अनडिफाइंड। आज तक मेरी क्लास नहीं आ रही? तो भाई जब भी हमें अपनी प्रोग्राम के अंदर कोई डेटा स्टोर करवाना होगा तो क्लास यहाँ पे हमारे पास कौन सा पता है, किस चीज का? डेटा टाइप्स का। कौन सा पता है हमारे पास? डेटा टाइप्स। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर भाई बहुत सारी डेटा टाइप्स है। हमारे पास 8 डेटा टाइप्स हैं। कितने डेटा टाइप्स है क्लास? 8। स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, एरे, ऑब्जेक्ट, हमारे पास स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल और अनडिफाइंड, ये 5 डेटा टाइप तो हमने पहले भी डिस्कस करी थी। ऐसा ही है। फिर हमने एरे को भी डिस्कस करा था कि एरे भी हमारे पास क्या है? एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर। भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप होती है। क्या होती है? हमारे पास ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप होती है और इसके साथ ही साथ हमारे पास फंक्शन भी क्या होते हैं? एक डेटा टाइप होती है। क्लास जरा गौर करो भाई, मैंने यहाँ पे 5 अलग लिखी हैं और 3 अलग लिखी हैं। इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। ऐसा ही प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ये 5 हमारे पास होती है भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्लास क्लियर है? 5 मैंने अलग कर दी और 3 मैंने अलग कर दी। स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल और अनडिफाइंड, ये हमारे पास कौन से डेटा टाइप? ये हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन, ये हमारे पास क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। इसका एक और नाम भी होता है रेफरेंस डेटा टाइप। बिगिन भी डेटा टाइप है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं करती ना बिगिन। हम डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते जावास्क्रिप्ट के अंदर। बिगिन सैम्बल हो सकता है, सैम्बल भी डेटा टाइप है, आप सैम्बल कह सकते हो, लेकिन बिगिन तो मैंने नहीं देखी डेटा टाइप, कभी जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करी मैंने। टाइप स्क्रिप्ट तो नहीं देखी, क्योंकि टाइप तो डिफाइन ही नहीं करते हम लोग जावास्क्रिप्ट में। उन्होंने ओवरऑल बताया होगा सर, उन्होंने ये वाली बात नहीं कही होगी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये डेटा टाइप एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोग करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट पूरी आपको ओवरऑल प्रोग्रामिंग की बता रहे होते हैं। ये तो मैंने भी आपको बताया था कि जब हम बुक पढ़ रहे स्टार्ट की थी जावास्क्रिप्ट, मैंने क्या कहा था आपसे कि हम जावास्क्रिप्ट डिस्कस नहीं कर रहे, हम फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, एरे क्या होता है, ये क्या होता है, फलाना क्या होता है, ढिमकाना क्या होता है। हो सकता है वो भी उसी कॉन्सेप्ट को लेके आ गए हो कि भाई प्रोग्रामिंग के अंदर बिगिन भी डेटा टाइप होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट, इंटीजर, बिग इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, नंबर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है। मतलब जावास्क्रिप्ट कहता है भाई नंबर है, मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर ही कंसिडर करूंगा बस। अब ये तुम इंटीजर लेकर आओ, डेसिमल लेकर आओ, बिग इंट, स्मॉल इंट, मैं नहीं मानता, मैं नंबर मानता हूं बस। जावास्क्रिप्ट ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, क्लास ज़्यादा क्लियर है या नहीं है क्लियर? तो भाई हमारे पास जब भी कोई डेटा स्टोर होता है तो हमारे पास उसकी डेटा टाइप होती है, और हमारे पास कितनी डेटा टाइप होती है क्लास? 8। स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल और अनडिफाइंड, ये हमारे पास कौन सी होती है क्लास? प्रिमिटिव डेटा टाइप। उसके बाद हमारे पास क्या है? एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शन, जो हमारे पास क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसका एक और नाम होता है भाई रेफरेंस डेटा टाइप। क्या होता है क्लास? रेफरेंस डेटा टाइप। बाद में बताऊंगा इसका मतलब और ये रेफरेंस का मतलब क्या होता है। अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ये एडवांस टॉपिक है, एडवांस में ही इसको डिस्कस करेंगे।
इसके पीछे पूरा टॉपिक आता है। चले भाई मैं बता देता हूँ, अगर किसी का दिल हो एडवांस पढ़ने का तो पढ़ना भाई, कोशिश करना शैलो कॉपी डीप कॉपी, डीप कॉपी और शैलो कॉपी। सही ना क्लास? रिकॉर्ड हो रहा है, आपके पास आ जाएगा भाई टॉपिक का नाम। तो डीप कॉपी शैलो कॉपी भी देखना भाई क्या होता है, आपको आइडिया होगा। अच्छा भाई ये सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं। रेफरेंसेस देखना कि रेफरेंस क्या होते हैं वेरिएबल्स के अंदर, तो आपको और अच्छा आइडिया होगा। अभी नहीं देखना भाई, अपने आराम से देखना, कोई टेंशन नहीं है। चलें जी क्लास आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं क्लास किसकी भाई, स्ट्रिंग की। किसकी बात करूं? स्ट्रिंग की। तो भाई स्ट्रिंग का मतलब होता है हमारे पास क्या, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जिसके अंदर हमारे पास अल्फाबेट भी आते हैं, नंबर भी आते हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी आते हैं। नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर, अगर आपके पास कोई नंबर है, आपकी एज 10 20 30 40 50 60 70 नंबर है, आपकी एज है, नंबर के अंदर है, कौन से डेटा यूज करोगे? नंबर। स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन क्या है बताओ भाई? डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन? एक ही बात है सर, आप डबल कोटेशन में लिखें या फिर इसे डबल में लिखो या फिर सिंगल में लिखें, सर बात एक ही है। नंबर में सिर्फ और सिर्फ नंबर, कोई कोटेशन नहीं आएगा। बूलियन का मतलब क्या है? ट्रू या फिर, अच्छा भाई अब तो आपको आइडिया हो गया होगा क्लास कि बूलियन में कितना यूज होता है। हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करी थी, वो फ्लैग कॉन्सेप्ट पढ़ा। फ्लैग कॉन्सेप्ट के बाद हमने भाई डॉम के अंदर वो क्या कहते हैं, टॉगल फंक्शनलिटी करी। तो वहां पे सब क्या यूज कर रहे थे हम लोग? ट्रू फॉल्स तो यूज कर रहे थे हर जगह। तो भाई बूलियन भी बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। नल एक वैल्यू है। नल क्या है? वैल्यू। नल का मतलब ये होता है कि भाई यूजर ने इसका इनपुट नहीं दिया, हमें इसका इनपुट नहीं मिला। मतलब हमने, अब आप कंसिडर ये कर लो कि भाई हमने वैल्यू मांगी थी। मैं आपको सिनेरियो बना के दिखा रहा हूं बस। हमने यूजर से वैल्यू मांगी, यूजर ने हमें वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब नल। नल एक वैल्यू होती है, फॉल्स की वैल्यू है नल। नल किसकी वैल्यू है? फॉल्स की वैल्यू है। मेमोरी के अंदर इसकी जगह रिजर्व होती है, ये मेमोरी में जगह लेता है। फिर एक क्या होता है आपके पास? अनडिफाइंड, ये वैल्यू नहीं होती, ये मेमोरी में जगह नहीं लेता। इसका मतलब कि भाई वेरिएबल सिर्फ इनिशियलाइज हुआ है, हमने सोचा है, अभी डिफाइन नहीं हुआ। लेकिन नल एक डिफाइन वैल्यू है। नल क्या है? डिफाइन वैल्यू है, फॉल्स की वैल्यू है नल। नल का मतलब एक तरीके से समझ लो एम्प्टी, खाली। सही नहीं क्लास? तो नल एक क्या है भाई, आपके पास प्रॉपर एक वैल्यू है। एरे पढ़ चुकी हो? एरे का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वैल्यूज, ग्रुप ऑफ वैल्यूज। सबसे आसान वर्ड किससे बोला भाई? ये कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा, खैर हो गई। फंक्शन, ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक ऑफ कोड है, अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी से ना भी उसको ट्रिगर करवा दे, रीयूज करना बार बार एक ब्लॉक ऑफ कोड को। क्लास याद है? भूल गए? याद है ना भाई? तो चलें जी भाई थोड़े बहुत वेरिएबल बना के देखते हैं। क्लास मैंने एक वेरिएबल बनाया भाई var, और मैंने कहा भाई फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जाफर। तो हमारे पास एक वेरिएबल है भाई क्लास, किस नाम से? var फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जाफर। अगर मैं इसको करवाऊं भाई कंसोल, क्या करवाऊं भाई? तो मुझे पहले आप लोग बताओ भाई इसकी टाइप क्या है? बता दो भाई, स्ट्रिंग। और वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अगर मैं टाइप ऑफ चेक करूं तो टाइप ऑफ में वैल्यू क्या आएगी? स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि भाई हमारे पास क्या है क्लास? एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। अच्छा भाई मैं ये चाहता हूं क्लास, अब थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ ना भाई, जो हम लोग हमेशा खेलते रहते हैं वेरिएबल्स के साथ। मैं चाहता हूं भाई फर्स्ट नेम जाफर है, जाफर खत्म हो जाए, अमान आ जाए फर्स्ट नेम। क्या करूं? वेरिएबल फिर से क्रिएट करूं? नहीं सर, वेरिएबल क्रिएट है, आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर चुके हैं और आपने उसकी डिक्लेरेशन भी कर दी है। अब आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें? उसको रीइनिशियलाइज करें। रीइनिशियलाइज का मतलब क्या होता है कि हमारा वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर है, उसको हम लोगों ने वैल्यू भी असाइन कर दिए, इनिशियलाइज कर दिए। अब उसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं भाई? अपडेट कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट नेम इक्वल्स टू अमान। तो अब मुझे बताओ भाई, आपके पास फर्स्ट नेम में क्या आएगा?
जाफर आएगा अमान आएगा। क्यों भाई? क्योंकि हमने वैल्यू को रीइनिशियलाइज करा है। क्लास यहाँ तक क्लियर है या नहीं है क्लियर? भाई हमारे पास वेरिएबल है फर्स्ट नेम जाफर, ऐसा ही है। मैं चाहता हूं कि जाफर अमान हो जाए। क्या हो जाए? ये जाफर अमान हो जाए। किस तरह होगा ये? कॉन्टिन्यूशन। किस तरह का कॉन्टिन्यूशन? फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम प्लस अमान। इस तरह हो जाएगा ये कॉन्केट या नहीं होगा? मुझे बताओ फर्स्ट नेम में क्या आएगा? जाफर क्यों आएगा? तो सर यहाँ पे हमने क्या करा ये? तो क्या आएगा? पूरा जाफर अमान आएगा ना? तो भाई क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग? तो भाई मतलब मैं चुल्लू पर पानी निकाल देता हूँ अपने लिए। भाई मैं कह रहा हूँ वार क्या है? फर्स्ट नेम। नहीं नहीं मतलब आसान नहीं। तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट नेम क्या आएगा? ये फर्स्ट नेम जो अभी हाईलाइट हो रहा है ना, ये जाफर हाँ प्लस अमान, तो फिर वो वैल्यू हो जाएगी अपडेट फर्स्ट नेम के अंदर जाफर अमान। मैं ये कह रहा हूँ इसका आउटपुट क्या आएगा? ये क्या प्रिंट होगा? मैं आपसे ये पूछ रहा था। मतलब ऊपर जो एग्जीक्यूशन हो रही है ये तो आपको खुद करनी है। मैं ये कह रहा हूं भाई वार समझ लो क्लास। वार अब सही है भाई? फैन बंद कर दो सारे, बहुत शोर कर रही है। अच्छा भाई अब आसान है क्लास या अब भी नहीं है? अब मैंने क्या करा भाई? वार यूजर नेम इक्वल्स टू जाफर। क्या आएगा कंसोल में? जाफर आएगा। मैं कहता हूं यूजर नेम में जाफर ना आए, जाफर अमान आए। यूजर नेम में जाफर ना आए, क्या है? क्या करूं बताओ भाई? अब कौन कंडीशन होगा या नहीं होगा? यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम प्लस, पढ़ चुके ना ये या नहीं पढ़ चुके? इसको क्या कहते हैं भाई? कॉन्वर्टेशन कहते हैं ना, कि भाई यूजर नेम के वेरिएबल के अंदर क्या करो? पुराने वाली वैल्यू लेकर आओ यूजर नेम की और कॉन्केट कर दो क्या? अमान। जाफर अमान हो गया। इसका कोई शॉर्ट हैंड है? क्या शॉर्ट हैंड है इसका? इसका शॉर्ट हैंड क्या है भाई? सर एक काम करें, यूजर नेम इक्वल्स टू अमान कर दें। सही है भाई? अब यूजर नेम की वैल्यू क्या होगी? अमान हो गई। लेकिन पुरानी वाली वैल्यू भी एग्जिस्ट करे तो आप इक्वल से पहले क्या लगा दें? प्लस लगा दें। इक्वल से पहले क्या लगा दें? प्लस। तो इसका मतलब ये है कि भाई पुरानी वाली वैल्यू के अंदर अमान को क्या करना भाई? कॉन्केट करना। बात समझ भाई? रिफ्रेश करा, क्या आ गया आपके पास? जाफर अमान आ गया। अब आया समझ में? अब भी नहीं आया? क्लियर है? तो भाई ये हमारे पास होता है क्लास क्या भाई? कॉन्केट करने का एक शॉर्ट हैंड। सही है भाई? इसको हम लोग अपेंड भी कहते हैं कि वैल्यू अपेंड करवाना वेरिएबल के अंदर। क्लास क्लियर है या नहीं है? क्लियर? क्लियर है? इसके अलावा और क्या है वेरिएबल के अंदर? भाई वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, इनिशियलाइजेशन होती है, रीइनिशियलाइजेशन होती है और कॉन्केट करना होता है। बस कॉन्केट मतलब अपेंड करना होता है। और क्या होता है वेरिएबल के अंदर? और कुछ होता है? अगर आपको याद आ रहा तो बता दो भाई, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। आगे बढ़े? चले भाई आगे बढ़ते। अच्छा भाई एक और चीज, अगर मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल बनाया वार यूजर नेम और आपने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, क्या कहते हैं इस चीज को? डिक्लेरेशन। हमने एक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या करा है भाई? डिक्लेयर करा है, उसको इनिशियलाइज नहीं करा। इसकी वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड। इसकी वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड। नल इसलिए नहीं होगी कि हमने वैल्यू नहीं दी, हमने सिर्फ उसको बोला कि भाई वेरिएबल होगा। मैंने नल और अनडिफाइंड बताया ना। मेमोरी में जगह नहीं है ना इसमें।
वेरिएबल देखो डिक्लेयर हुआ है, वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हुआ, इनिशियलाइज होगा तो नल वैल्यू लेगा। अभी तो हमने इनिशियलाइज करा ही नहीं उसको, हम तो कह रहे हैं वेरिएबल होगा, नहीं ली जगह भी, क्योंकि रिजर्व नहीं करना सब आप अपना आपको मेमोरी के अंदर। मैं कह रहा हूँ भाई वार यूजर नेम एक वेरिएबल होगा, वो ढूंढ रहा है हाँ भाई यूजर नेम होगा वेरिएबल, लेकिन क्या है कोई वैल्यू नहीं है इसकी, तो क्या मिल गया हमें भाई यहाँ पे अनडिफाइंड। हाँ अगर मैं क्या कर दूं भाई इसको नल, अब मेमोरी में जगह लेगा भी और सिर्फ कोई वैल्यू नहीं होगी, यूजर नेम इक्वल्स टू नल आ गया। क्लास क्लियर है? तो भाई इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं डिक्लेरेशन। अगर यूजर इनपुट नहीं देगा तो नल हो जाएगी, यूजर इनपुट नहीं देगा नल हो जाएगी, इनपुट नहीं देगा तो अनडिफाइंड होगी। एग्जैक्टली मतलब डेवलपमेंट साइड से अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे तो अनडिफाइंड है, यूजर इनपुट नहीं देगा तो नल हो गई, आसान यही है। क्लास यहाँ तक क्लियर है? बता दो भाई इसमें कोई सवाल कोई मसला है तो फिर आगे बढ़े। एडवांस में पढ़ेंगे, पढ़ा दूं अभी? देखिए आसान करता हूं मैं आपको, वार यूज करने से पहले अब लेट और कॉन्स्टेंट यूज होता है, अब वार यूज नहीं होता, सही है। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। आपके पास मिसाल के तौर पे भाई एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आपको इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, तो इंस्टीट्यूट का नाम कभी चेंज नहीं होगा ना, SMIT। तो वेरिएबल जो क्रिएट करेंगे ना हम लोग वो कौन से करेंगे कि भाई कोई बंदा चाहे भी ना नाम चेंज करना ना कर सके, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। अब जैसे आपका नाम है शनाख्ती कार्ड पे छप गया, अब वो चेंज नहीं होगा, XYZ जो भी नाम है भाई, अब वो नाम चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू, शनाख्ती कार्ड नंबर कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपका कोर्स है, आप कोर्स करने आ रहे हो यहाँ पे, आज आप वेब ऐप में हो, कल आप AI की कोर्स के अंदर हो, वैल्यू चेंज हो जाएगी डेटा के अंदर या नहीं होगी? कांस्टेंट नहीं बनेगा वेरिएबल, या तो वार से बनाओ या फिर लेट से बनाओ। अब लेट से बनाने के फायदा भी है, सही है, और वार से बनाने का नुकसान है। वार से डुप्लीकेशन आ सकती है, लेट से डुप्लीकेशन नहीं आ सकती वेरिएबल के नाम के अंदर, सही है। हाँ वार से अब वार यूजर नेम इक्वल टू जाफर, वार यूजर नेम इक्वल टू सुफियान। आपकी थिंकिंग थी भाई कि यूजर नेम में जाफर होगा और यूजर नेम में क्या है सुफियान भाई है, भंड हो गया। लेट आपको रोक देगा, लेट बोलेगा भाई लेट यूजर नेम इक्वल टू जाफर, आप बोलोगे लेट यूजर नेम इक्वल टू सुफियान, वो बोलेगा भाई क्या हो गया, ऑलरेडी तुम यूजर नेम डिफाइन कर चुके हो, या तो उसकी वैल्यू चेंज करो या तो उसका नाम चेंज करो, ये नहीं चलेगा। मतलब आप आपकी वैल्यू अपडेट चेंज हो जाती है, लेट पे नहीं होती अगर आप डिफाइन करते नहीं, वैल्यू तो उसमें भी अपडेट होती है लेट में। आप सेम नाम से मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो वार के अंदर, वार यूजर नेम इक्वल टू जाफर, वार यूजर नेम इक्वल टू सुफियान, दो वेरिएबल्स दो डिक्लेरेशन सेम नाम की, वार एक्सेप्ट है, लेट में एक्सेप्ट नहीं है। हाँ सेकंड वाले करेगा, वार के केस में ना, लेट के केस में तो बनेगा ही नहीं, वो आपको एरर देगा। फंक्शन में आता है ना अभी। क्लास ज्यादा क्लियर है? अबे भाई मेरे से आगे बढ़ो। कॉन्स का मतलब तो ये कॉन्स इंस्टीट्यूट इक्वल्स टू सैलानी मास आईडी ट्रेनिंग। अब वो सैलानी वेलफेयर भी नहीं हो सकता, ना उस नाम से कोई वेरिएबल क्रिएट हो सकता है इंस्टीट्यूट के नाम से, ना उस इंस्टीट्यूट की वैल्यू अपडेट हो सकती है। खत्म, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। क्लास क्लियर है या नहीं है? तो भाई ये हो जाए बस कुछ वेरिएबल्स। लेट कॉन्स डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन इंशाल्लाह एडवांस के अंदर। लेट कॉन्स अभी पढ़ा दूं मैं, लेकिन सिर्फ लेट कॉन्स नहीं है, फिर लेट कॉन्स उसके बाद में उसकी होस्टिंग, होस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट है। होस्टिंग नहीं, एक बात है होस्टिंग, फिर होस्टिंग पढ़ानी पड़ेगी, फिर और लंबी होगी कहानी। फिर होस्टिंग भी कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं भाई, बहुत बड़ा टॉपिक है। इंटरव्यू के अंदर मोस्टली 100 में से भाई 90% इंटरव्यूज के अंदर सवाल पूछा जाता है कि होस्टिंग क्या होती है। अब इंटरव्यूज बहुत चेंज हो गए भाई, अब ये नहीं पूछा जाता कि अच्छा भाई वार क्या होता है, लेट क्या होता है, सबको पता है, इतना तो सबको पता है। आजकल हर बच्चे को ये बताओगे कि भाई वार, लेट, कॉन्स, फंक्शन, एरो फंक्शन। पहले हमसे पूछा था भाई 4 साल पहले ना एरो फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम में ना एडवांस जावास्क्रिप्ट नई आई थी, नई तो नहीं आई थी, लोगों ने यूज करना नया स्टार्ट किया था।
लोग समझते थे किसी को एरर फंक्शन बारे में पता नहीं है, तो पूछते एरर फंक्शन बताओ, अरे भाई कुछ भी नहीं होते, जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वही होते हैं, सिंटैक्स का फर्क है, एक दो बस काम थोड़े बहुत चेंज करता है जिसके कीवर्ड का। लेकिन लोग समझते थे एरर फंक्शन बता दिया इसको सब आता है, जॉब दे दो। अब ऐसा नहीं है भाई, अब जो है कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो गया है मार्केट में। अब इंटरव्यूज इतने खतरनाक होते हैं ना, मतलब जूनियर आता है ऐसा लगता है 4 साल का एक्सपीरियंस है इसका, ये बताओ फलाना बताओ, ये करा है वो करा है, एआई पे काम करा है, जनरेटिव एआई पे तो काम करा होगा, प्लगइन्स करे होंगे। अबे भाई क्या हो गया, अभी तो आया हूँ मार्केट में। अच्छा भाई क्लास यहाँ तक क्लियर है वेरिएबल्स? चलें जी भाई, वेरिएबल्स के बाद कौन सा टॉपिक है? लीगल और इलीगल। मैं नहीं पढ़ा रहा, सबको पता है वेरिएबल का नाम किस तरह बनता है और किस तरह नहीं बनता। भाई मैथ के एक्सप्रेशन भी नहीं करवा रहा क्लास, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मैं नहीं पढ़ा रहा आपको। आपको एक चीज पता है, प्लस का साइन क्या होता है? एडिशन होता है, कॉन्टिन्यूएशन। अगर मैं आपको बोलूं भाई ये किस चीज का साइन है, आप क्या बोलोगे उसको? ऐड का साइन है ये? नहीं सर, डिपेंड करता है सिनेरियो के ऊपर। अगर तो मिसाल के तौर पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या है? स्ट्रिंग है, तो ये प्लस का साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्टिन्यूएशन को। अगर लेट सपोज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे वैल्यूज क्या है? नंबर, तो ये प्लस का साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एडिशन। अगर हमारे पास दोनों में से कोई एक साइड भी स्ट्रिंग की हुई तो क्या होगा? ये कॉन्टिन्यूएशन होगा। क्लास क्लियर है? चलें भाई आगे बढ़ते हैं। भाई पढ़ लेना क्लास, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और लास्ट कौन सा है? मॉड्यूलस। क्या होता है? परसेंटेज नहीं होता भाई, रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है ना भाई, मॉड्यूलस आपको वो वैल्यू रिटर्न करता है। सही है ना क्लास? अच्छा भाई इसके बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ लेना भाई। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है? पहले ऐड करता है फिर प्रिंट करता है। पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट पहले प्रिंट करेगा फिर ऐड करेगा, और प्री पहले ऐड करेगा फिर प्रिंट करेगा। याद है ना भाई? पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। करवाऊं क्या इसकी प्रैक्टिस? ये तो भाई आसान सा टॉपिक था सर, मुझे भी आज तक याद है सर, बड़ी हेल्दी एक्सरसाइज हुई थी। आ जाओगे क्लास। क्या हमारे पास? इफ स्टेटमेंट। भाई इफ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लास कुछ इस तरह है, जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहां पे आपको इफ स्टेटमेंट लाजमी मिलेगी। भाई हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर लाजमी क्लास कंडीशंस होती है। कंडीशन का मतलब होता है भाई अगर मगर, कि यार अगर ये हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा ना हो तो वैसा हो जाए। चले मैं आपको आपकी एग्जाम्पल देता हूँ ना, जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। मैंने भाई लास्ट टाइम रमजानों के अंदर, रमजानों से पहले भी भाई एक कंडीशन लगाई थी फंक्शन के अंदर कि ये चेक करो इवेंट कहाँ से आ रहा है, ऑन माउस ओवर से आ रहा है या ऑन माउस आउट से आ रहा है। याद है? भूल गए? याद है या नहीं है याद? याद है ना भाई? चलो भाई उसको भी छोड़ो यार, तुम लोग कहाँ इतना एडवांस करवा दिया सर। कंडीशंस पढ़ी थी, उन्हीं कंडीशन को रिपीट करते हैं हम लोगों ने। भाई हमारी कंडीशन की बिहाफ पे यूजर को आउटपुट शो करवाया था, ये तो याद है ना? ये भी याद नहीं है? अगर यूजर 18 साल का है तो हमने उससे कहा था भाई अलाउ, एप्लीकेशन के अंदर अलाउ कर दो, और अगर वो 18 साल का नहीं है तो उसे अलाउ मत करो। तो क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई भाई? एक कंडीशन आ गई। तो जब भी हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट में कंडीशन की बात आएगी, किसकी बात आ गई? इफ एल्स की बात आ गई। किसकी बात आ गई? अगर एक होता है हमारे पास इफ, एक होता है हमारे पास क्या? एल्स। इफ जब क्या होता है? ट्रू होता है जब इफ चलता है। जब हमारे पास हमारी कंडीशन क्या होती है क्लास? कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो क्या चलता है हमारे पास? इफ चलता है। और जब हमारी कंडीशन क्या होती है भाई? फॉल्स होती है तो क्या चलता है हमारे पास? एल्स चलता है। ये तो सबको याद है ना भाई? और अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो फिर एल्स इफ। अगर हमारे पास सर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम लोग फिर क्या यूज करेंगे? इफ और एल्स इफ यूज करेंगे। क्लास याद है ना सबको? चले भाई एक छोटे से एग्जाम्पल बनाते हैं। स्टार्ट वहीं से करेंगे भाई जहां से पहले स्टार्ट किया था।
18 साल। अगर यूजर की एज क्या है भाई 18 साल है तो यूजर को अलाउ करो, अदरवाइज अलाउ। मैंने बोला भाई इफ वार एज इक्वल्स टू 20 और मैंने बोला भाई एज इक्वल्स टू क्या अगर 18 तो भाई अलर्ट कर दो क्या अलाउ, अदरवाइज क्या है क्लास नॉट अलाउ वाले कितने सही है भाई, नॉट अलाउ सही है भाई, और अलाउ वाले कितने भाई भाई तुम्हें रिपीट की जरूरत थी वैसे क्या बंदा भाई सही है सर। अब सब मुतमईन है कि रिपीट करवाएं सर, अब कोई टेंशन ही नहीं है, अब मेरे भी दिल मुतमईन हो गया। सर देखिए नाजुक चीजें ना देखनी पड़ती है बड़ी, मतलब नाजुक चीजें सॉरी नाजुक सूरत आपको देखनी पड़ती है। मैं प्रैक्टिस ये गलतियां क्यों करता हूँ क्लास के अंदर सर, ये गलती नहीं है मेरी, ये कॉमन मिस्टेक मैं हमेशा इसलिए करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बताया भाई क्या मसला है सर, आपने एज को चेक थोड़ी करा है, आपने तो रीइनिशियलाइज करा है, आपने तो एज को 18 असाइन कर दिया चेक करने के बजाय। तो भाई चेक कैसे करते हैं डबल इक्वल। तो हमारे पास 3 किस्म के साइन होते हैं भाई इक्वल के अंदर, सिंगल इक्वल, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। सिंगल इक्वल का मतलब होता है क्या असाइनिंग ऑपरेटर, डबल इक्वल का मतलब क्या होता है इक्वल टू, और 3 का मतलब क्या होता है इक्वल टू एंड चेक डेटा टाइप। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है भाई। तो सर आप आए, अच्छा लगा आपने हमारे साथ तफरी करी। अब क्या करें भाई सिंगल को क्या करते हैं डबल करते हैं। अब बताओ भाई अलाउ है नॉट अलाउ, अलाउ नॉट अलाउ क्या गया भाई नॉट अलाउ। तो क्लास हमारे पास देखो भाई अब 2 कोड है, अलाउ का हमारे पास कोड अलग है और नॉट अलाउ का कोड हमारे पास क्या है अलग है, लेकिन हमारी कंडीशन के बिहाफ पे कोई एक चीज एग्जीक्यूट हुई, कोई एक लॉजिक क्या हुई भाई एग्जीक्यूट हुई। तो जब भी भाई आपको किसी कंडीशन के बिहाफ पे अपनी कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक एग्जीक्यूट करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं भाई इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्लास में क्लियर है या नहीं है क्लियर। तो भाई हमने कंडीशन लगाई एज अगर 18 हो तो अलाउ कर दो, और अगर 18 ना हो तो क्या कर दो भाई नॉट अलाउ कर दो। कंडीशंस के अंदर ही भाई हमने कुछ असाइनिंग ऑपरेटर भी पढ़ लिए जिसके अंदर हमारे पास सिंगल डबल और 3 इक्वल के साइन भी हम लोगों ने पढ़ लिए। क्लास है तो कोई मसला। अच्छा भाई एक और छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। अब क्लास प्रोग्राम इस तरह बनाना है भाई कि अगर एज 18 हो, अगर एज क्या हो 18, तो हम उसको कह देंगे भाई मिसाल के तौर पे क्या बोले उसको, क्या कहते हैं उसको, लेजेंड कह देंगे भाई। अगर 18 आया तो क्या कह देंगे भाई लेजेंड कह देंगे। अगर 25 आया तो अल्ट्रा लेजेंड कह देंगे भाई, और अगर 30 आया तो अल्ट्रा लेजेंड कह देंगे भाई। तो इस तरह भाई हमारे पास 3 नंबर्स है और 3 नंबर्स के ऊपर हमें कंडीशन बनानी है। क्लास कंडीशन भाई 18, 25 और 30। आसान करते हैं भाई 20, 25 और 30। अगर एज 20 हो तो भाई लेजेंड, 25 हो प्रो मैक्स या प्रो, और अगर 30 हो तो प्रो मैक्स। क्लास क्लियर है। बताया भाई क्या यूज होगा, इफ एल्स यूज होगा, बस एल्स भी आएगा। क्यों सर 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है गौर से सुने क्लास जरा। एक ही वेरिएबल है, एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू के ऊपर आपको 3 कंडीशन चेक करनी है कि अगर तीनों में से कोई एक भी ट्रू तो उसका आउटपुट शो करवा दो, और आउटपुट भी क्या हमारे पास अलग अलग है।
इस वाली बात पे भाई जरा गौर करना क्लास। एक वैल्यू है, एक वैल्यू है और 3 दफा उसकी कंडीशन है, मतलब उसके 3 सिनेरियोज है और तीनों सिनेरियोज के ऊपर आउटपुट भी क्या हमारे पास अलग अलग है। तो हम लोग यूज करेंगे क्या भाई यहाँ पे, एल्स इफ। क्या यूज करेंगे भाई, एल्स इफ। एल्स इफ हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है। क्या होती है हमारे पास, इफ वार एज इक्वल्स टू 20, अगर एज किसके इक्वल हो, 20 के इक्वल हो, तो कंसोल कर दो क्या भाई, लेजेंड। अगर एज इफ एज हमारी किसके इक्वल हो, 25 के, तो कंसोल कर दो क्या, और उसके अलावा क्या हो फिर हमारे पास, एज इफ एज अगर हमारे पास क्या हो भाई, 30 हो, तो क्या कर दो भाई। क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर। और अगर भाई तीनों में से कोई भी ना हो फिर क्लास क्लियर है या नहीं है। क्या करें भाई, चला के देखें क्या आएगा, क्या गया भाई, क्यों भाई, हमारे पास एज क्या है 20, क्या कर दी भाई एज, सही है भाई। इसको हमने क्या करा भाई, घर भिजवा दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये 31 का कोई भी भाई केस हैंडल नहीं हो रहा। अगर मैं इसको क्या कर दूं भाई 25 कर दूं, तो अब क्या होगा हमारे पास, लेजेंड प्रो। इसका चलने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले इसे चेक करोगा इसको, किसको चेक करोगा इसने, इफ फॉल्स हो गया। अब क्या चेक करेगा, एज इफ। एज इफ जैसे चेक कर रहा है, क्या हो गया, एज इफ ट्रू हो गया। अब हमारे पास नीचे ना ये चेक होगा और ना ही ये चेक होगा, ये आउटपुट जनरेट होगा और यहाँ पे कंडीशन चेंज क्या हो जाएगी हमारी, खत्म हो जाएगी। कोई बता सकता है कि इसको एक और सारा आसान तरीके से कर सकते थे हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए, और गेट लगा सकते थे सर, लेकिन वहां पे एक मसला है, आउटपुट क्या आएगा, एक ही आएगा। भाई मल्टीपल कंडीशंस के लिए हमने और गेट भी पढ़े, एंड गेट भी पढ़े, ऐसा ही है, लेकिन उसमें और एल्स इफ में फर्क यही है क्या, कि भाई एल्स इफ के अंदर हम अलग अलग कंडीशन के अलग अलग आउटपुट मेंटेन कर सकते हैं। अगर मैं इसको और गेट से हैंडल करूं हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मसला क्या है, आउटपुट एक ही होगा। आप ये नहीं कर सकते कि भाई 20 पे लेजेंड, 25 पे लेजेंड प्रो, फिर प्रो मैक्स, प्रो मैक्स कब्रिस्तान पहुंचा दो, ऐसा नहीं होगा। यहां पे हमारा आउटपुट क्या होगा भाई, अलग अलग होगा, और गेट के अंदर आउटपुट क्या होगा हमारा, सेम होगा। बात समझ में आई या नहीं आई भाई, बातें हो गई फ्रंट पे, वही समझा रहे थे, समझाओ सर जो पीरियड डिपेंड करता है 18 24 हो तो ये आ जाए 25 से 30 हो तो, देखिए वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो रेंज है, मैं रेंज की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सिंगल वैल्यूज है, मैं सिंगल पर्टिकुलर एक वैल्यूज की कंडीशन लगा रहा हूँ। हो सकता है यहाँ भी हमारे पास रेंज हो, लगा दी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रेंज एक अलग कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा आपके पास। क्लास ये बात समझ में आई या नहीं है भाई, बता दो यार, क्लियर है। अच्छा भाई चलो, इसके अलावा भाई हमने क्या पढ़ा, इफ पढ़ा, एल्स इफ पढ़ा, एल्स पढ़ा, सही है भाई। नहीं इसके अंदर भी कंडीशन बाकी है हमारे पास, उठ तो जाओ जरा। अच्छा भाई गेट्स पढ़े हमने, क्या पढ़े क्लास, हमने पढ़ा भाई और गेट, और हमने क्या पढ़ा भाई, एंड गेट। और गेट का मतलब क्या होता है, दोनों साइड में से कोई एक भी ट्रू हो तो कंडीशन क्या कर देना भाई, चला दो, ट्रू कर दो। एंड का मतलब क्या है भाई, दोनों ट्रू होना लाजमी है, अदरवाइज फॉल्स। याद है ना क्लास या नहीं है। और का मतलब क्या होता है भाई, कोई एक भी ट्रू हो चल जाएगी, और एंड का मतलब क्या होता है,
दोनों ट्रू होना लाजमी है, अदरवाइज देखो भाई अगर यहाँ पे फॉल्स है और फर्स्ट में ट्रू है लेकिन इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। सही है क्लास? कोई मसला? बताओ भाई, कोई सवाल? भाई यही कंडीशन, यही 3 कंडीशन है ना हमारे पास, 20 हो, 25 हो या फिर 30 हो। हैंडल करते हैं किसके साथ? गेट्स के साथ। मुझे बताओ यहाँ पे एंड गेट यूज होगा या और गेट? सोचो ना जरा, यूजर की एज क्या 3 एक साथ हो सकती है कि एक साथ ही 20 साल का भी हो गया, 25 साल का भी हो गया, 30 साल का भी हो गया, और यूज होगा ना भाई। मतलब 3 कंडीशन अगर आप एंड के लगा दो तो तीनों एक साथ तो ट्रू हो ही नहीं सकती। दिमाग से सोचो ना भाई, आप ट्रेवल कर रहे हो भाई जहाज में, नहीं मैं तो रेलवे भी ट्रेवल कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है ना भाई। अगर आप बाइक चला रहे हो एक टाइम पे एक बाइक चलाओगे, 2 बाइकें तो चलाओगे नहीं भाई, एक टांग वहां पर एक टांग यहाँ पर। तो हमारे पास अजय देवगन वाला कि बीच में कोई ट्राला आ गया है, नहीं आजकल ट्राला आते सर, खंबे वाला दौड़ गया, ट्रालों ने सारे खंबे उखाड़ दिए, तो वो ट्राला आता है वो डायरेक्ट बीच में से फाड़ता हुआ जाता है वो। रमजान में बड़ा बैड सीन हुआ भाई, ये जो मिडिल हॉल्ट पे हुआ। अल्लाह बात मगफिरत फरमाए भाई। और यहाँ के हुक्मरानों को मैं तो ऑन जा रहा हूँ, ऑन लाइव जा रहा हूँ भी, आप लोग मेरी तरफ से हिदायत दे और आपकी तरफ से दे दो। अच्छा भाई, एंड गेट से तो क्लास नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि भाई यूजर की एज एक है और यूजर एक वक्त पर अलग अलग एज पे नहीं हो सकता, या तो 20 साल का होगा या तो 25 साल का होगा या फिर 30 साल का होगा। अच्छा भाई, तो क्लास इफ वार एज इक्वल्स टू 25 साल का है, एज अगर किसके इक्वल हो, 20 साल की इक्वल हो, या फिर एज 25 साल की इक्वल हो, या फिर एज 30 साल की इक्वल हो। हमारे पास कंडीशन कितनी है? 3 ही कंडीशन है। कहां हमारा क्या हो रहा है? वही एज इफ वाला ही हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है? आउटपुट एक ही होगा। अब 20 हो, 25 हो या 30 हो, आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ या तो लेजेंड हो सकता है, या लेजेंड प्रो हो सकता है, या फिर प्रो मैक्स हो सकता है। सही है भाई? हाँ, या तो लेजेंड प्लस लगा दो कि भाई तीनों होगा एक साथ ही। सही है भाई? तो भाई एंड गेट और आपके पास एज इफ के अंदर ये बड़ा फर्क है। ये पूछा था इंटरव्यूज के अंदर कि भाई मल्टीपल कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं। आप बोलोगे एंड गेट, वो बोलेगा भाई एज इफ तो है। आप बोलोगे एज इफ, वो बोलेगा भाई और ऑपरेटर भी तो है। फिर क्या जवाब होगा? जो मैंने बताया वो बोलोगे ना। माँ ये मत बोलना कि करा का बच्चा हूं मैं। वो बोलेगा भाई करके दिखा, तो भाई ये बोलोगे ना जब मैंने बोला। क्या बोला मैंने? शुरू से बताओ। शर्मा गया लौंडा। मतलब भाई रिकॉर्डिंग है ये इसलिए नहीं करता सर मैं, देखी रिकॉर्डिंग, वो फुल तसल्ली में बैठा हुआ है। अब तो घर जाके पढ़ूंगा, रिकॉर्डिंग आ जाएगी बस। वो यूनिवर्सिटी में खो गया है भाई। मैंने ये बताया कि एज इफ भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और ऑपरेटर भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। एज इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशन के अंदर मल्टीपल आउटपुट हैंडल हो सकते हैं, और ऑपरेटर के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है, सिंगल आउटपुट आएगा। ये पूछा था भाई इंटरव्यूज के अंदर। सही ना क्लास? इंटरव्यू के सवाल लाजमी होता है ये भी। वो पूछते हैं यार कंडीशन आती है, आप बोलोगे हो अब तो मैं क्लियर। वो पूछेगा अच्छा मुझे बताओ मल्टीपल कंडीशन कैसे हैंडल होगी। आप बोलोगे कि अगर एज इफ, तो बोलेगा सिर्फ एज इफ है। आप बोलोगे नहीं एज इफ, बोलेगा और ऑपरेटर भी तो है। आप बोलोगे हाँ है। बोलेगा डिफरेंशिएट बता दो। फंस जाओगे भाई वहां पे आप लोग। और अगर आपने बोला भाई और ऑपरेटर से भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं, एंड से भी कर सकते हैं, फिर वो बोलेगा भाई एज इफ भी तो है हमारे पास, उससे क्यों नहीं कर रहे। फिर क्या जवाब दोगे भाई? तो ये जवाब दोगे जो मैंने आपको बताया है। क्लास अगर क्लियर है तो भाई इसका आउटपुट ले लेते हैं। और एज
क्या आ गया भाई, लेजेंड प्लस आ गया। सही है क्लास। अब एज क्या हो हमारे पास, 25 हो, 20 हो या फिर 30 हो, आउटपुट हमारे पास सेम होगा। और अगर यही चीज हम लोग एज इफ से हैंडल करते तो आउटपुट हमारे पास मल्टीपल आते रहते। बताएं भाई क्लास क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना, पक्की बात है, ये एडवांस हो गया ये? क्लियर है भाई। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या पढ़ा कंडीशंस के अंदर, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, और क्या फर्क है ये इक्वल टू और ग्रेटर देन में, क्या फर्क है? इक्वल टू में ये आएगा कि वैल्यू बराबर भी हो और बड़ी भी हो। सही है। और ग्रेटर देन में ये हो वैल्यू बराबर भी हो और कम भी हो। या तो ये दोनों ही आंसर दे दिया आपने। बराबर भी हो, कम ज्यादा भी हो, और बराबर भी हो, कम भी हो। ग्रेटर किसमें किसमें इक्वल टू ग्रेटर बिरयानी हो, आलू भी हो, रोटी भी हो। सही है। बराबर भी हो और अपना बड़ी भी हो, और इक्वल टू लेस देन बराबर भी हो, कम भी हो। सही है। और सिर्फ लेस देन, उससे कम हो, बराबर भी हो। हाँ अब सही होता ना सर। आपने पहले आपने बोला कि बिरयानी हो उसमें आलू भी हो बोटी भी हो, फिर आप बोला दूसरी बिरयानी हो उसमें भी आलू और बोटी हो, आपने मिक्स कर दी सर, ईद खत्म। अच्छा भाई क्लास, एक होता है हमारे पास ग्रेटर देन, एक होता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर होता है हमारे पास ग्रेटर देन, ओ सॉरी लेस देन, और एक होता है हमारे पास लेस देन। भाई इसका मतलब होता है कि अगर आप वैल्यू चेक करो 18 ग्रेटर देन 18 तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू वाले कितने, 18 18 से बड़ा है? नहीं सर, 18 18 के इक्वल है, ग्रेटर तो बिल्कुल भी, क्या आएगा इसका आउटपुट, फॉल्स। 18 18 18 18 से बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है भाई, तो हमने क्या कर दिया इसको, 18 18 से कम है? नहीं भाई सर क्या हो गया, क्या ये भी फॉल्स। हाँ 18 18 से कम है या उसके इक्वल है? सर कम नहीं है लेकिन इक्वल तो है। तो भाई ये साइन की क्लास हमने पढ़े थे क्लास के अंदर या नहीं पढ़े थे? प्रैक्टिस करवानी है इसकी। रेंज डिफाइन करनी होती है सिंपल, इसके अंदर क्या डिफाइन करनी होती है भाई, रेंज। क्या अगर आपके पास नंबर ऑफ, कहीं भी भाई नंबर ऑफ रेंज आपके पास, तो हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू वगैरह यूज करते हैं। क्लास में तक क्लियर है या नहीं है क्लियर? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नेस्टेड कंडीशन। क्या पढ़ी हम लोगों ने इसके बाद, नेस्टेड कंडीशन। याद है, भूल गए? याद है, हमने फौरन नहीं पढ़ा था, नेस्टेड कंडीशन पढ़ी थी फंक्शन से पहले। सही है, मैंने कुछ टाइम बाद पढ़ा थी नेस्टेड कंडीशन। नेस्टेड कंडीशन क्या होती है भाई, कौन बताएगा? कंडीशन के अंदर कंडीशन। मतलब सर हमने कंडीशन बनाई, मैं कहता हूं सही है भाई, ये कंडीशन अगर ट्रू हो भी गई फिर भी एक और कंडीशन चेक करो और फिर आउटपुट लेकर आओ। हमने एग्जाम्पल की थी क्लास ईमेल और पासवर्ड की, याद है, भूल गए? भाई नेस्टेड कंडीशन को हम लोग एंड ऑपरेटर से भी हैंडल कर सकते हैं। अब ये भी सवाल होता है इंटरव्यू के अंदर कि नेस्टेड कंडीशन यूज करिए, आप बोलोगे हाँ, क्या होती है कंडीशन के अंदर कंडीशन। सही है भाई, मतलब दो कंडीशन, एक इस चलाने के लिए दो कंडीशन। तो बोलेगा भाई काम करना भाई, इतनी लंबी क्यों कर रहे हो, एंड लगा लो। अब क्या आउटपुट दोगे उसको, क्या जवाब दोगे उसको? एंड के अंदर आउटपुट सिंगल हैंडल होगा। सही है भाई। और सेकंड, एंड ऑपरेटर के अंदर अगर दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए और अगर ट्रू नहीं हुआ, एरर हैंडलिंग जो होगी ना उसकी, एरर हैंडलिंग वो सिंगल होगी, जेनेरिक। मतलब ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है, एंड ऑपरेटर के केस के अंदर। किसके केस के अंदर भाई? मैंने लगाई कंडीशन, ईमेल और पासवर्ड दोनों मैच हो, कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, एंड या और? एंड। दोनों ट्रू होंगे तो ठीक है, वरना उस इफ का एक एल्स होगा, वो चल जाएगा। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ईमेल गलत है, पासवर्ड गलत है? नहीं कर सकते। याद आया कुछ या भूल गए? याद आ रहा है कुछ? मैंने करवाया था ये।
हाँ, अगर मुझे भाई आउटपुट एरर्स दोनों के अलग अलग जनरेट करवाने, मुझे बताना है यूजर को कि भाई तुम्हारा ईमेल गलत है या तुम्हारा पासवर्ड गलत है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे फिर? नेस्टेड कंडीशन। बेस्ट प्रैक्टिस यही है। हाँ, जो मैं पहले बता चुका हूं मैं। हम यूजर को ये नहीं कहते कि भाई तुम्हारा ईमेल गलत है, पासवर्ड सही है, खेलो। मतलब पासवर्ड तो मैच हो गया कहीं ना कहीं पे, अब बस ईमेल के तुक्के लगाते रहो, अटैक आएंगे भाई। जब भी हमारे पास प्रैक्टिस है भाई कि हम जब भी किसी एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन साइन अप करते हैं ना, अगर हमारे पास ईमेल या पासवर्ड गलत है तो आपको बोलेगा भाई इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड या इनवैलिड यूजर। वो ये नहीं बोलेगा ईमेल सही है पासवर्ड सही है भाई, ओ सॉरी ईमेल गलत है पासवर्ड सही है। ये नहीं बोलेगा ईमेल सही है पासवर्ड गलत है। तो हैकर को ये पता चल गया अच्छा भाई ये ईमेल एग्जिस्ट करती है, बस पासवर्ड क्रैक करना है इसका। तो हम लोग यूजर साइड पे मतलब कभी भी भाई एरर जो ना वो फ्रेंडली नहीं देते, इतना फ्रेंडली हो कि यूजर समझ जाए कि हाँ भाई कोई ना कोई भंड मार रहा हूँ। अब कुछ एप्लीकेशन होती हैं वहाँ पे एरर आ रहे हैं 404, 500, 400, 401। अब यूजर परेशान, भाई क्या आ रहे हैं नंबर, इसको कहते हैं स्टेटस कोड। क्या कहते हैं इसको? स्टेटस कोड। हमारे सर्वर से जो एरर थ्रू होते हैं ना भाई, उसमें मैसेज भी होता है, स्टेटस कोड भी होता है। तो अक्सर फ्रंट एंड डेवलपर क्या करते हैं, हैंडलिंग नहीं करते। फ्रंट एंड पे लाल नजर आ रहा होगा 401, 404, 403। तो भाई यूजर परेशान ही क्या नंबर आ रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे थे मेरे साथ। 404 आता है, सही है। 404 का मतलब होता है भाई नॉट फाउंड, फाउंड नहीं हुआ। 401 का मतलब होता है भाई अनऑथराइज, अब ऑथेंटिकेट यूजर नहीं हो, आपकी ऑथराइजेशन कंप्लीट नहीं हुई। पेमेंट का मसला होगा 403 आएगा, सही है। 400 का मतलब बैड रिक्वेस्ट, आप गलत रिक्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे, सही है भाई। 400 जब आता है आपके पास, गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग हर चीज़ में हंस जाते हो यार। 420 नहीं आता सर, एक रेंज होती है हमारे पास 200, 300, 400, 500। 200 के अंदर हमारे पास 201 यूज होता है क्रिएटेड का, 200 होता है सक्सेस का, ओके का, 201 होता है, 200 होता है, 300 यूज नहीं होता। फिर 400 के अंदर 400, 401, 402 नहीं, 402 भी नहीं, 403 और 404 ये यूज होता है। फिर 500 के अंदर 500, 501 यूज होता है। 500 का मतलब होता है सर्वर फट रहा है कहीं पे, ये कोड लेवल का मसला है, ये यूजर साइड से मसला नहीं है। यूजर साइड का मसला होता है 400 वाले एरर्स। हम अभी क्यों पढ़े भाई, सर्वर में पढ़ेंगे यार, छोड़ो अभी, कहाँ हम लोग ये बैठ गए। बैकएंड पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, बैकएंड आपको बताऊंगा मैं। पूरी कहानी है ये, डेवलपमेंट की पूरी कहानी। इतनी बड़ी शीट होती है, शीट में सारे कोड लिखे हुए होते हैं। सर सारे याद करने होते हैं? नहीं भाई, मैंने जिंदगी में आज तक कभी उसको खोल के भी नहीं देखे होंगे। प्रैक्टिस करते रहते हैं, याद हो जाते हैं सारे। अच्छा भाई क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको या नहीं है क्लियर? आगे बढ़े थोड़ा सा भाई, नेस्टेड कंडीशन कर लेते हैं प्रैक्टिस। बोलो ना भाई, नहीं करना तो बता दो यार, करना है ना नेस्टेड कंडीशन। पहले एंड ऑपरेटर, पहले क्या करते हैं भाई, मेरे पास एक ईमेल है, और एक क्या है पास। मैं कहता हूं भाई ये दोनों ट्रू हो ना क्लास, तो यूजर लॉगिन हो, अदरवाइज यूजर लॉगिन ना हो। कंडीशन क्या होगी बताओ भाई? इफ ईमेल इक्वल्स टू admin@gmail.com और उसके बाद एंड ऑपरेटर पास इक्वल्स टू एडमिन। अगर दोनों मैच हो जाए तो क्या करवा देना भाई, अदरवाइज इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। क्लास क्लियर है? ब्राउजर में गया, रिफ्रेश करा, क्या हुआ भाई? क्यों? ईमेल और पासवर्ड क्या है? पासवर्ड चेंज। पासवर्ड क्या हुआ? क्या एरर आया? इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। एक सिनेरियो क्लास बस ये,
इस टाइप के आपके पास और भी बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, सही है ना भाई। अब मिसाल के तौर पे भाई कंडीशन ऐसी आती है आपके पास, अगर ईमेल गलत है तो एरर शो ईमेल का, और अगर पासवर्ड गलत है तो किसका शो एरर, पासवर्ड का। मतलब स्पेसिफिक एरर हैंडलिंग चाहिए, मतलब स्पेसिफिक आपको भाई एल्स चाहिए इन दोनों कंडीशंस का। बात समझ में आ रही है। तो इन सिनेरियोज के अंदर क्लास हम क्या यूज करेंगे फिर, नेस्टेड कंडीशन। मैंने बोला भाई इफ ईमेल अगर किसके इक्वल हो, admin@example.com के, तो ठीक है, अदरवाइज क्या चला देना भाई, एल्स, और एल्स में क्या चलाना, इनवैलिड ईमेल। पासवर्ड भाई या नहीं आई भाई। ईमेल पासवर्ड में सबसे पहले क्या चेक होता है, ईमेल चेक होती है कि पहले चेक करो ईमेल है भी नहीं है, बाद में आता है पासवर्ड। तो पहले हमने क्या चेक करा भाई, ये ईमेल है या नहीं है। अगर तो ईमेल मैच हो गई तो भाई इफ चलेगा, अदरवाइज क्या चलेगा आपके पास, इनवैलिड ईमेल। मैंने बोला सही है भाई, ईमेल मैच हो गई, अब क्या चेक करो, अब एक और इफ लगाओ इसके अंदर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ। अब मैंने बोला भाई पास चेक करो, पास किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5 के इक्वल है या नहीं है। अगर तो है तो क्या बोलो, ईमेल भी चेक हो गई, पासवर्ड भी चेक हो गया, यूजर लॉगिन। और अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ क्या चलेगा, एल्स चलेगा। और एल्स का मतलब क्या चलेगा भाई, इनवैलिड पासवर्ड। बताओ भाई क्लास समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया समझ में भाई तो सवाल कर लें आप लोग। ये वाला एल्स किसका हिस्सा है, ये पास का हिस्सा है। इस वाले एल्स का और इस वाले इफ का कोई ताल्लुक, इस वाले इफ का, अंदर वाले पास वाले इफ का और इस वाले एल्स का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक किससे, इससे है, और इसका ताल्लुक किससे, पासवर्ड से। क्लास क्लियर है। ईमेल मैच कर जाएगी या नहीं, क्या मैच नहीं करेगा, इनवैलिड ईमेल भी मैच नहीं कर रही भाई। अब वो क्या करेगा, ईमेल ही चेक करेगा और ईमेल पे ही रुक जाएगा और आपको बोलेगा भाई ईमेल मैच नहीं करती। क्लास क्लियर है या नहीं है। तो भाई वेरिएबल्स और हमारी कंडीशंस यहाँ पे क्या होगी भाई, कंप्लीट होगी। अब मुझे बताओ भाई क्लास जल्दी से, 2 मिनट आपके पास, फिर एरे स्टार्ट करना है, एरे भी कंप्लीट करवा के घर जाएंगे भाई आज। यही होता है, वैसे हम लोग यही करते हैं ये वाला सिनेरियो। हम लोग हमेशा यूजर को एक जेनेरिक बताते हैं कि भाई ईमेल पासवर्ड गलत है। मतलब आप ये समझ लो कि यार आपको कोई ऐसी एग्जांपल है जिसमें आपने और ऑपरेटर यूज करा है। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप 2 कंडीशन चेक करवा रहे हो एंड ऑपरेटर की मदद से, किसकी मदद से, एंड। लेकिन आप ये चाहते हो कि यार नहीं, मुझे एरर अलग अलग शो करवाने हैं कि ये वाली गलत है तो ये एरर है, ये वाली गलत है तो ये वाला एरर है। कंडीशंस जो मैंने अभी बताई, एक सिनेरियो ले लेते हैं। चले एक सिनेरियो लेते हैं भाई। एक एप्लीकेशन है, आपने 3 क्विज़ेस दिए। कितने क्विज़ेस दिए आपने, 3। तीनों क्विज़ेस आपको पास करना लाजमी है। तीनों क्विज़ आपको पास करना, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को 3 क्विज़ेस देंगे और तीनों क्विज़ पास करना क्या है, लाजमी। मतलब आप बोलेंगे सर एक इफ लगाएं, इफ HTML क्विज़ इक्वल्स टू पास एंड ऑपरेटर, CSS पास एंड ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट पास। तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज एल्स में क्या आ जाएगा, फेल। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई भाई। आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको 3 कंडीशन चेक करनी है। 3 सब्जेक्ट हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तीनों पास होंगे तो सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज फेल। कैसे बनेगी बताओ मुझे जरा, जल्दी बताओ क्लास, जल्दी जल्दी बताओ भाई। वार HTML क्विज, ट्रू का मतलब है पास, सही है भाई। ट्रू का मतलब क्या है, फॉल्स का मतलब क्या होगा, CSS
मैं कहता हूं भाई तीनों क्विज़ेस पास हों तो मेरी कंडीशन सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल। मैंने बोला भाई एचटीएमएल क्विज किसके इक्वल हो भाई? ट्रू के। एंड सीएसएस किसके इक्वल हो भाई? ट्रू के। एंड जेएस किसके इक्वल हो भाई? ट्रू के। अगर ये है तो भाई बंदा क्या है? सही है भाई, बंदा पास हुआ। वरना एल्स बंदा क्या है भाई? फेल। क्लास भाषण भाई क्या नहीं आई? क्या आएगा हमारे पास? क्यों भाई? कहाँ लिखा भाई जावास्क्रिप्ट फेल है? वो तो ऐसा डेवलपर मुझे पता है ना, वो तो आपको पता है ऐसा डेवलपर। आंखें बंद करो भाई सारे, कुछ नहीं करूंगा भाई, आंखें बंद कर लो। अब बंदा किसमें फेल है बताओ? भाई सिनेरियो समझे? आपने यूजर को बताया, यूजर को कोड का एक्सेस देंगे, यूजर आया एप्लीकेशन में फुल, आज तो भाई आपका भाई क्लियर है, आया रिफ्रेश करा फेल। भाई किस में फेल हो गए ये पता है? यूजर फ्रेंडली एरर रही है। अब मैं यहां कैसे हैंडल करूं? एल्स के अंदर मुझे बताएं कि भाई ये सब्जेक्ट में फेल हुआ है, कोई तरीका है? नहीं है। नेस्टेड है ना, अभी नेस्टेड को हटा दो ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं मैं। इन 4-5 जानों में है कोई तरीका एरर हैंडल करने का? यूजर को बताने की जानी तो सीधे में फेल हुआ, शर्म कर ले तू कुछ। ऐसा ही है ना भाई, यहाँ पे आपको एरर हैंडलिंग, तो भाई सर समझ में आई वाली बात या नहीं आई? देखिए भाई बच्चा फेल हो गया, लेकिन कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है ये नहीं पता, तो इस चीज की हमें हैंडलिंग करनी होगी। तो इस चीज की हैंडलिंग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे फिर भाई? नेस्टेड कंडीशन। कि भाई हमने सिंपल बोला इफ अगर बंदा एचटीएमएल क्विज में क्या है? ट्रू है, सही है, और अगर नहीं है तो एल्स चलेगा, और अगर एल्स चले सही है भाई, और अगर ट्रू हो गया, पास हो गया, रुक जाओ भाई अभी कहानी खत्म थोड़ी हुई है। अब क्या चेक करो? सीएसएस। एक और चीज क्लास, आप एचटीएमएल क्विज ट्रिपल इक्वल टू बूलियन ट्रू लिखो, या सिर्फ और सिर्फ आप वेरिएबल का नाम पास कर दो, बात क्या है? एक ही है। इसका मतलब ये ट्रू वाली वैल्यू चेक करेगा बस। अगर सीएसएस क्विज ट्रू होगा जब ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। मतलब आप डायरेक्ट वेरिएबल का नाम पास करो या आप इस तरह पास करो, बात क्या है? एक ही है। मतलब आप क्लास में आओ या ना आओ, बात क्या है? एक ही है। आपको आगे भी नहीं पढ़ना और ना आगे भी नहीं पढ़ना, तो बात एक ही है। तो भाई सीएसएस क्विज अगर पास हो गया तो ठीक है, और अगर पास नहीं हुआ तो उसका एल्स अलग होगा। उसके एल्स के लिए क्या करेंगे भाई? अब एचटीएमएल नहीं होगा, अब क्या होगा? सही है भाई। अब एक और नेस्टेड, अब किसके लिए लगेगी? इसका एल्स अलग होगा। तो भाई इसके लिए हमने बोला अब बच्चा पास है। क्यों? क्योंकि भाई एचटीएमएल भी क्लियर है, सीएसएस भी क्लियर है, और जावास्क्रिप्ट भी क्लियर है। और अगर जावास्क्रिप्ट का एल्स नहीं चला तो क्या बोलो उसको? जेएस क्विज फेल। हाँ भाई क्लास पहले से आराम है, अब बताओ समझ में आया नहीं आया? देखो भाई मैं आपको सही कर देता हूं उसको। सबसे पहले कौन सी कंडीशन चेक होगी? अब देखो समझाता हूं आपको, टेंशन ना लो भाई।
सबसे पहले कंडीशन चेक होगी HTML की। अगर तो बच्चा HTML में पास हुआ तो CSS और जावास्क्रिप्ट भी चेक होगा, वरना उसको वहीं से क्या कर देंगे भाई, घर जाओ तुम HTML में क्या होगा, फेल होगा। क्लास बात समझ आई? भाई बच्चा HTML में पास हो गया, अगला इम्तिहान कौन सा है, आ गया CSS या नहीं आया? अरे बोलो ना भाई। और ये कहां पर आया, HTML में पास होने के बाद। मैंने बोला भाई अगर CSS से बच्चा क्लियर है तो जावास्क्रिप्ट चेक करेंगे, और अगर बच्चा CSS से फेल है क्या बोल दो भाई उसको, CSS क्विज फेल। अब बात समझ में आई? बच्चा CSS में पास हो गया, चेक पास। भाई दरवाजे होते ना, ये कंडीशन क्या होती है, एक दरवाजा पार हुआ दूसरा दरवाजा, फिर एक और दरवाजा पार हुआ तीसरा दरवाजा। भाई रमजान में 3 अशरा आते ना, रहमत का अशरा, दरवाजा खुला, रहमत ले लिया आप लोगों ने, फिर इसी तरह भी यहाँ पर है, पहले HTML का दरवाजा, HTML का फेस लिया आप लोगों ने, फिर CSS का दरवाजा, फिर CSS सीखी, CSS के बाद फिर जावास्क्रिप्ट का दरवाजा। तीनों अगर आपके अशरे पास हुए तो कंफर्म जन्नती, वरना पहले में फेल हो गए तो भाई 2 में फाके रख लो, फिर फायदा नहीं है ना। पहला अशरे तुम लोगों ने शबाटर पने कर लिए तो फिर आपके 2 अशरे भी कोई काम के नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ भी कंडीशन, बोल दो भाई नहीं आया समझ में? कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आया? कौन है भाई नहीं आया? नहीं नया भाई, जो आएगा ना वो बताऊंगा, जो चल रहा है वो भी नहीं बताऊंगा मैं। बच्चा किसमें फेल हुआ भाई? अब CSS से पास करते हैं इसको, और किसमें फेल करते हैं भाई? HTML में फेल करते हैं। क्या आ गया भाई? HTML क्विज फेल, तुमसे ना हो पाएगा। क्या करें भाई, आगे बढ़े या नहीं आया समझ में? क्लास क्लियर है? तो भाई इस कंडीशन में और इस कंडीशन में भाई जमीन आसमान का फर्क है। इसमें लाइन ऑफ कोड ज्यादा है और इसमें भाई बहुत आसानी से आपने एक काम अचीव कर लिया। लेकिन मसला क्या है? आउटपुट। यूजर को आउटपुट हमेशा देते हैं भाई यूजर फ्रेंडली। यूजर आया भाई फेल हो गए, वो भाई किस में फेल हो गए ये तो बताओ। नहीं बस फेल हो गए तुम, मतलब बोर्ड ऑफिस बन गया ना ये तो सिंह का। हाँ बाद में मार्कशीट दिखा देते हैं, बाद में पैसे लेते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। यहाँ था ना बोर्ड ऑफिस का गया। हाँ क्या कहते थे उसको निकलवाने के लिए? स्कूटनी। फायदा वायदा होता नहीं यार कुछ। अच्छा भाई क्लास यहाँ तक क्लियर सबको?